स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, मतलब हमारी थर्ड क्लास, जहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, देखो बेटा, हम लोग बात कर चुके थे, हम लोगों ने बेसिक टर्म्स जानी थी फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में हम लोगों ने मेंडल के बारे में उसकी स्टोरी देखी, जानी थी, समझी थी। हमने देखा था कि मेंडल का जन्म कहाँ पर हुआ, वो कैसे उन्होंने अपनी स्टडी की, उन्होंने कौन सी बुक पब्लिश की, को अपनी बुक का उनका नेम क्या था। हम लोगों ने ये सारी बातें हमारी क्लास 2 में पढ़ चुके हैं। अब देखो बेटा, हमने सबसे पहले वहाँ पर बात की थी कि जो मेंडल थे, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल ने किया था गार्डन पी पर, जो एक एडिबल पी प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। क्लियर है? पाइसम सैटिवम के अंदर हमने बात की थी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 14 क्रोमोसोम, मतलब कि 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे आप लोगों को पता है कि ह्यूमंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर से मिलता है और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें कहाँ से मिलता है, फादर से मिलता है। उसी तरीके से मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट था पाइसम सैटिवम पर, उसके अंदर उनको टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने मिले थे, 14 क्रोमोसोम। मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर, इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये कम से कम 7 साल उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, काम किया था। क्लियर है? आज हम लोग ये बात करते हैं सबसे पहले कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना, वाई चूज पी प्लांट। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वाई चूज पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज किया था? देखो बेटा, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है। पी प्लांट इज अ एनुअल प्लांट। क्लियर है? दूसरी बात, पी प्लांट की जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, लाइफ स्पैन का मतलब है जिंदगी, छोटी जिंदगी है। अब कोई भी जैसे एक्सपेरिमेंट होते थे, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते थे अपनी किसी भी इवोल्यूशन को लेकर, किसी चीज के ऊपर जैसे एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो वो लोग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते थे, जैसे कि ड्रोसोफिला हो गया या फिर माउस हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन, इनकी ज़िंदगी बहुत कम है और ये बहुत जल्दी, उनका ब्रीडिंग टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। कि जैसे ड्रोसोफिला है, 2 वीक के अंदर अंदर वो ग्रो हो जाती है, मैच्योर हो जाती है और अपना ब्रीडिंग पीरियड कंप्लीट कर लेती है। क्लियर है? उसके ऑफ स्प्रिंग्स आ जाते हैं इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, ड्रोसोफिला के। क्लियर है? उसी तरीके से उसी तरीके से अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वहाँ का लाइफ स्पैन क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ताकि हमें उस एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोडक्ट चाहिए वो हमें जल्दी, हमें क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए, हमें मिल जाए। क्लियर है? तो इसकी पी प्लांट की लाइफ स्पैन क्या थी, काफी शॉर्ट थी। तीसरा है कि जो पी प्लांट के जो फिनोटिपिक कैरेक्टर थे, पी प्लांट के जो फिनोटिपिक कैरेक्टर थे, सॉरी सॉरी फॉर दैट, पी प्लांट के जो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स थे, वो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स क्या थे, इजिली डिटेक्टेबल थे। हम उनको अपनी नेकेड आई से डिटेक्ट कर सकते थे। इजिली डिटेक्टेबल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, इजिली डिटेक्टेबल इजिली डिटेक्टेबल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। क्लियर है? एनुअल प्लांट था, शॉर्ट लाइफ स्पैन थी, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते थे, उनके देख सकते थे हम लोग, जैसे प्लांट की हाइट क्या है, प्लांट के ऊपर फ्लावर कलर क्या आ रहे हैं, फ्लावर की पोजीशन क्या है, पोड कलर क्या है, पोड शेप क्या है, ये सब क्या थे, प्लांट के कैरेक्टर्स थे जो हम लोग फिनोटिपिक कैरेक्टर्स थे, जो हम उनको क्या कर सकते थे, देख सकते थे, हम लोग उनको विजिबल कर सकते थे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है। इसके आगे था कि जो पी प्लांट था, उसके जो फ्लावर्स थे वो क्या थे, क्लोज्ड थे, क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर।
जब क्लोज्ड फ्लावर थे तो ये किस टाइप की पोलिनेशन शो करेंगे? दे शो सेल्फ पोलिनेशन। वो किस प्रकार की पोलिनेशन करेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट है, यहाँ पर क्या था? लार्ज सैम्पलिंग साइज, मतलब कि जो उनका प्रोडक्ट होते थे, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते थे, उनसे जो हमें सीड्स ऑब्टेन्ड होते थे वो हमें लार्ज अमाउंट में मिलते थे, लार्ज अमाउंट में हमें प्राप्त होते थे। क्लियर है? अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर ऑब्टेन्ड, हमें लार्ज नंबर में, लार्ज अमाउंट में क्या होते थे? सीड्स ऑब्टेन्ड होते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ a large number of seeds are obtained, हमें से क्या होता था? हमें लार्ज नंबर ऑफ सीड्स मिलते थे, मतलब हमारा सैम्पलिंग साइज क्या था? ज्यादा था। इट मीन्स दैट लार्ज सैम्पलिंग साइज, लार्ज सैम्पलिंग साइज, ये प्लांट इजीली ग्रो करता था। इसके लिए हमें कोई एक अलग तरीके से केयर करने की इस प्लांट को जरूरत नहीं थी। एट द टाइम ऑफ द पोलिनेशन, जब प्लांट का ब्रीडिंग पीरियड होता था, पोलिनेशन टाइम होता था, जब उसके प्लांट के पोलिनेशन के टाइम पर उस प्लांट को हमें कोई एक स्पेशल केयर करने की ज़रूरत नहीं थी। वो ये प्लांट, ये पी प्लांट क्या थे? ईजिली ग्रो कर जाते थे। क्लियर है? ईजिली ग्रो हो जाते थे। क्लियर है? और दूसरी बात बच्चा, इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट है कि जो F1 हाइब्रिड बनते थे इनसे, F1 हाइब्रिड क्या होती थी? फर्टाइल होती थी। सिक्स पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? F1 हाइब्रिड क्या होती थी? फर्टाइल। फर्टाइल मतलब जिसके पास कैपेसिटी है, योग्यता है कि वो आगे चलकर दोबारा अपनी क्रॉसिंग, अपनी पोलिनेशन कर सकते हैं। सेल्फ पोलिनेशन की जा सकती है, अपनी पोलिनेशन कर सकते हैं। क्लियर है? इसका मतलब F1 हाइब्रिड्स क्या थी? फर्टाइल थी। इसलिए मेंडल ने क्या किया था? अपना पी प्लांट को चूज किया था। हमने क्या बोला? पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है, पी प्लांट की लाइफ स्पैन छोटी है। क्लियर है? हमें लार्ज नंबर ऑफ सैम्पलिंग साइज मिलते थे, इसके फिनोटिपिक कैरेक्टर को हम इजीली डिटेक्ट किए जा सकते थे, क्लोज्ड फ्लावर था, सेल्फ पोलिनेशन करते थे, और इसकी हम लोग मैनुअली क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते थे। वो टेक्निक जो मेंडल ने की थी, परफॉर्म की थी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, वो हम लोग आगे समझेंगे। क्लियर है? लार्ज नंबर ऑफ सीड्स हमें ऑब्टेन्ड होते थे, मतलब लार्ज सैम्पलिंग साइज था। और F1 हाइब्रिड हमें क्या होती थी? फर्टाइल मिलती थी। F1 हाइब्रिड इज फर्टाइल। क्लियर है? ये रीजन थे मेंडल के पी प्लांट को चूज करने के लिए। एक पॉइंट और है, मेंडल ने ये जो करेक्टर्स लिए थे, ये जो मेंडल ने इस प्लांट को चूज किया था, इसके ऊपर मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स की स्टडी की थी, उनके ऊपर स्टडी की थी, 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के ऊपर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स कौन कौन से थे। 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स की अब हम लोग बात करेंगे। इतना सब बच्चों को क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं कि मेंडल ने जो इस पी प्लांट के ऊपर कितने करेक्टर्स के ऊपर स्टडी की थी। मेंडल ने लिए थे 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। सेवन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। क्लियर है? जैसे कि सबसे पहले लिया इन्होंने सीड शेप। सीड शेप। सेकंड इज द सीड कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, ठीक है, पोड कलर, पोड शेप, and last one is the plant height. And last one is
प्लांट हाइट मेंडल ने ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर स्टडी की थी। सीड कलर, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड कलर, पोड शेप एंड प्लांट हाइट। क्लियर है? देखो बेटा, जब हम लोगों ने इस चैप्टर की बेसिक टर्म्स की थी, हमने बोला था कि एक जीन की 2 एलील होते हैं, मतलब सेम फॉर्म भी हो सकती है और वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी हो सकती है। मेंडल के पी प्लांट की सबसे बड़ी खास खूबियत ये थी कि जो मेंडल के कैरेक्टर्स थे वो प्योर लाइन वेराइटी थी। जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे वो क्या थे? प्योर लाइन वेराइटी। क्या बोला मैंने? प्योर लाइन वेराइटी। प्योर लाइन वेराइटी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग को ही हम लोग जानेंगे, इससे तुम्हें समझ में आएगा। होमोजाइगस, हम लोगों ने बात की थी होमोजाइगस क्या होती है। होमोजाइगस हमने बात किया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पर जीन की जब सेम फॉर्म प्रेजेंट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। मतलब सेम फॉर्म, किसी और अदर एलील का मिक्सचर नहीं है, एक ही टाइप के एलील, सेम फॉर्म ऑफ एलील प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं प्लांट हाइट, प्लांट हाइट के मतलब कि क्या है? ये प्लांट हाइट हमारा क्या है? प्लांट का एक करेक्टर है। करेक्टर के ही क्या होते हैं आगे चलकर? ट्रेट। हम बेटा, आप लोगों को बेसिक टर्म अगर क्लियर नहीं है तो आपको क्लास को देखना पड़ेगा दोबारा से। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ट्रेट क्या थे? करेक्टर का एक्सप्रेशन है कि हाइट क्या होगी? टोल होगी, ड्वार्फ होगी। वो करेक्टर का क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है, मतलब कि ट्रेट कहलाता है। प्लांट हाइट के 2 ट्रेट हुए, क्या? या तो टोल या फिर ड्वार्फ, या तो टोल या फिर ड्वार्फ। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई कि प्लांट हाइट के 2 ट्रेट हुए, टोल एंड ड्वार्फ। अगर हम लोग बात करें होमोजाइगस, मतलब कि अगर ये क्या होगा? कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब कि होमोजाइगस है, जीन के जो दोनों एलील है वो दोनों क्या है? सेम है, किसी और अदर एलील की मिक्सचर नहीं है, हाइब्रिड नहीं बना है। हाइब्रिड क्या होता है? 2 अलग अलग जीन का कंबाइन होना, कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 डिफरेंट एलील। क्लियर है? मतलब हेटेरोजाइगस। क्लियर? उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ये जब कोई भी मिक्सचर ना हो किसी और एलील का तो उसी हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस बोलेंगे। क्लियर है? ये यहाँ पर क्या बोला गया, इसलिए इसको यहाँ पर होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग। ये मेंडल के जो पी प्लांट के ऊपर उन्होंने स्टडी की थी, वो उस पी प्लांट का एक सबसे खास पॉइंट था कि जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे वो क्या थे? ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी थी, प्योर लाइन्स थी वो, प्योर लाइन्स। समझ में आ गया? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। और हमने ये बात बोली थी कि जो से जीन के ये जो दोनों एलील होते हैं वो या तो जीन की जो 2 फॉर्म होती है वो डोमिनेंट फॉर्म में होंगी या फिर रिसेसिव फॉर्म में होंगी। डोमिनेंट फॉर्म को हम लोग बोलते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और रिसेसिव फॉर्म को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, हमने यहाँ पर वही अभी 7 करेक्टर लिख रखे हैं जो मेंडल ने स्टडी की थी। अब हमने बोला जैसे मान लो सीड शेप है, मतलब जो प्लांट का डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसी को जीन बोलते हैं, और ये जीन ही क्या करता है? देखो बेटा, आगे आगे जब हम लोग 12th में ही एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट ही चैप्टर है डीएनए का। आपको पता है डीएनए से ही आरएनए बनता है और आरएनए से ही प्रोटीन बनते हैं। ये हम लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो उसमें हमने ये देखा था कि जो आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन ही एक्ट करते हैं हॉर्मोन्स की तरह भी, प्रोटीन ही एक्ट करते हैं एंजाइम की तरह ही। अब ये जीन है, अब ये जीन ही क्या करेगा? इसी जीन से आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन ही एक्ट करेगा, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देगा हमारे। क्लियर है? अब ये सीड शेप है। सीड शेप क्या है? हमारे जीन है, और जीन की क्या फॉर्म, कितनी फॉर्म होती है? 2 फॉर्म होती हैं। एक होती है डोमिनेंट और एक होती है, सॉरी, एक होती है डोमिनेंट फॉर्म और एक होती है रिसेसिव। हम लोग बात कर चुके हैं डोमिनेंट को कैपिटल से और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। अब सीड शेप का डोमिनेंट फॉर्म क्या होता है? सीड शेप का डोमिनेंट फॉर्म होता है एंड राउंड एंड रिंकल्ड। क्लियर है? सीड शेप का डोमिनेंट फॉर्म क्या होगा? राउंड, और रिसेसिव फॉर्म होगा रिंकल्ड।
अब इसी को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, राउंड कैपिटल आर, और रिंकल्ड को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल से स्मॉल आर। क्लियर है। सीड कलर होता है हमारा येलो एंड ग्रीन। सीड कलर होगा हमारा येलो एंड ग्रीन। येलो को डिनोट करेंगे कैपिटल वाई, ग्रीन को करेंगे स्मॉल वाई। फ्लावर कलर को हम लोग बोलते, फ्लावर कलर क्या है, डोमिनेंट फॉर्म इज द वॉयलेट एंड इट इज द वाइट। क्लियर है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल मतलब टर्मिनल होता है टिप। क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई एक फिश की बात कर ले, फिश का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर मतलब आपको पता है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर, सबसे अपर एंड एंटीरियर एंड, लोअर एंड इज द पोस्टीरियर एंड। जैसे मेरा हेड है, दिस इज माय एंटीरियर एंड, एंड टू फीट पैर मेरे क्या है, पोस्टीरियर एंड। क्लियर है। थंब इज द एंटीरियर एंड, पिंकी फिंगर इज द पोस्टीरियर एंड। क्लियर है। तो टर्मिनल क्या होता है, एट द टिप, जो फिश का एंटीरियर एंड होता है, सबसे फर्स्ट एंड होता है, माउथ होता है, जो टिप होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल। जब किसी ब्रांच की टिप पर, एट द टिप ऑफ द ब्रांच, जो फ्लावर लगे हुए होते हैं उस एंगल पे लगे हुए होते हैं, बिल्कुल ब्रांच की टिप पर लगे हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोजीशन। और जो उस ब्रांच की साइड पे लगे हुए होते हैं, साइड्स में लगे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। पोड कलर, मटर देखा है, मटर का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। क्लियर है। ग्रीन इज द डोमिनेंट फॉर्म एंड येलो इज द रिसेसिव फॉर्म। पोड शेप इन्फ्लेटेड, मतलब जो पोड के अंदर मटर के जो दाने होते हैं, या अगर वो फूले हुए हैं, भरे हुए हैं अच्छे से कोटिलीडन से, इन्फ्लेटेड। अगर वो कोटिलीडन उनके अंदर कम है, वो बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट है, इन्फ्लेटेड, या उसको बोलते हैं एक सेकेंड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड। प्लांट हाइट मतलब कि टोल और ड्वार्फ। क्लियर है। मैं अब आगे बात करते हैं कि जितने भी जीन हमने बात की, ये जो करेक्टर्स के ऊपर हमने लोगों ने बात की, अब ये सारे कौन कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि पाइसम स्टाइवा में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 14। और क्रोमोसोम ही किसका बना हुआ होता है, जीन एंड उसका प्रोटीन का, डीएनए प्लस प्रोटीन का। क्लियर है। तो डीएनए के टुकड़ों को ही क्या बोलते हैं, जीन। मतलब क्रोमोसोम्स के अंदर ही क्या है, हमारे जीन प्रेजेंट है। इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या होंगे, ये जीन लोकेटेड होंगे, जीन प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। तो अब ये जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, उनका क्रोमोसोम का नंबर कितना है, उसका क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है। क्लियर है। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल समझ लो, मान लो दिस वन इज द क्रोमोसोम 1। क्लियर है। इस क्रोमोसोम 1 पर कौन कौन से जीन प्रेजेंट है, कैरेक्टर प्रेजेंट है। एक तो है फ्लावर कलर और एक है सीड कलर। फ्लावर कलर एंड सीड कलर इज प्रेजेंट एट द क्रोमोसोम नंबर 1। क्लियर है। याद रखना बच्चा, ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा 12th की, लेकिन आप लोगों को ये समझ होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो फ्लावर कलर है और जो सीड कलर है वो हमारे प्लांट के कौन से नंबर पर प्रेजेंट है, एट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम 1। क्रोमोसोम 1 नंबर पे ही क्या है, फ्लावर कलर और सीड कलर प्रेजेंट है क्रोमोसोम 1 पर। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोम नंबर 4। क्रोमोसोम 4 पर प्रेजेंट है फ्लावर पोजीशन, पोड शेप एंड प्लांट हाइट। क्रोमोसोम 4 पर 3 कैरेक्टर प्रेजेंट है, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप एंड द प्लांट हाइट। क्लियर है।
एंड क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 3 पर प्रेजेंट है पोड कलर। देख लो बेटा, क्रोमोसोम 1 पर प्रेजेंट है फ्लावर कलर, सीड कलर। क्रोमोसोम 4 पर है फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, प्लांट हाइट। क्रोमोसोम 3 पर प्रेजेंट है पोड कलर। एक रह गया क्रोमोसोम नंबर 7। क्रोमोसोम नंबर 7 पर प्रेजेंट है क्या? सीड शेप, सीड शेप। क्लियर है? क्रोमोसोम 1 पर प्रेजेंट है फ्लावर कलर, सीड कलर। क्रोमोसोम 4 पर प्रेजेंट है फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, प्लांट हाइट। क्रोमोसोम 3 पर प्रेजेंट है पोड कलर। क्रोमोसोम 7 पर प्रेजेंट है सीड शेप। आप लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है? क्लियर है इतनी बात? अब देखो बेटा, मेंडल ने इतना अच्छा काम किया, मेंडल ने जेनेटिक्स की नींव रखी थी, लेकिन वो उनको कभी भी जिंदा जी, मतलब जब तक वो जिंदा थे, जितनी उनकी उम्र थी, लाइफ स्पैन थी, उनको इतनी सक्सेसफुल नहीं मिले वो, इसको उनको इतनी ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। उसके क्या रीज़न थे कि वो असफल रहे अपने काम में? मतलब काम उनका अच्छा था, वो बाद में उनको मरने के बाद उनकी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हुआ, तारीफ हुई, लेकिन जब तक वो जिंदा थे तब तक उनके काम को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, ज़्यादा उनके काम को जाना नहीं गया। क्लियर है? और क्यों नहीं जाना गया उसका रीज़न ही आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंडल वर्क। मेंडल के काम को क्यों नहीं पहचाना गया, क्यों नहीं उनके काम को ज़्यादा तवज्जो मिली, उसको देखेंगे अब हम लोग। क्लियर है? सबसे पहले मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी, उन्होंने जो लोकल मैगजीन में पब्लिश किया था, क्लियर है, उस मैगजीन की इतनी ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं हुआ था कि वो दूर दूर तक उस मैगजीन को बांटा गया, देखा गया, या उसके आर्टिकल छपे, बहुत ज़्यादा पब्लिश हुए, ऐसा नहीं था। वो एक छोटी सी उस गांव की, जहाँ सिलीजन